बदलते भारत की शान। नमस्कार, डीडी किसान में आप सभी का स्वागत है। और आप जानते ही हैं, जब डीडी किसान का साथ होता है, इस समय मेरी और आपकी मुलाकात होती है, तो फिर क्या बात होती है? बात होती है सच के साथ की। और सच के साथ के जरिए हम आपको बताने और दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसानों की भारत में क्या स्थिति है, किसान किस पायदान पर खड़ा है, और किसानों के लिए जो ढेर सारी योजनाओं को लाने और उनके विकास में शामिल करने का दावा किया जाता है, वो कितना सच है। तो सारी योजनाओं की हकीकत, पर्दे के पीछे की कहानी और किसानों की जुबानी उनकी कहानी आपको समझाने की कोशिश हम इस कार्यक्रम के जरिए करते हैं। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। तो आज हम बात करेंगे उस खेती की जो प्राकृतिक है, जो जैविक है, जो जीरो बजट की खेती है। अब आप कहेंगे, भाई इस खेती में तो बहुत नुकसान है। क्या वाकई नुकसान है? क्या वाकई लागत के हिसाब से मुनाफा नहीं होता है? तो आज सारे कंफ्यूजन, सारे भ्रम हम दूर करने की कोशिश करेंगे। प्राकृतिक खेती को लेके जितने भी सवाल आपके जहन में हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि आज की इस शो को देखने के बाद वो सारे भ्रम, सारे कंफ्यूजन पल भर में दूर हो जाएंगे। तो करना क्या है? अगले कुछ मिनट, या बोलो अगले 50 से 55 मिनट आपको सिर्फ डीडी किसान के साथ रहना है, क्योंकि हम ही हैं जो सच की बात कहते हैं, सच के साथ रहते हैं। तो शुरुआत सच के साथ ही करते हैं और दिखाते हैं आपको प्राकृतिक खेती को लेकर किस तरीके से किसान उत्साहित है, सरकार की क्या योजना है और प्राकृतिक खेती कितना मुनाफे का सौदा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर डिटेल में माइन्यूटली एक मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ेगा जो चर्चा के जरिए आपको समझाएगा कि आखिर प्राकृतिक खेती क्या है। शुरुआत करते हैं आज के इस खास शो की, जिसका नाम है सच के साथ। रासायनिक उर्वरकों ने फसलों की पैदावार बढ़ाने में और कीटनाशकों ने उन्हें बीमारियों से बचाए रखने में मदद की है, लेकिन अब इनके भयंकर दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। रसायनों के बेतहाशा इस्तेमाल से फसलों की गुणवत्ता और मिट्टी, सेहत दोनों खराब हो रही है। इसीलिए आजकल प्राकृतिक खेती पर काफी बहस होने लगी है। प्राकृतिक खेती भारतीय परंपरा में मौजूद रसायन मुक्त कृषि प्रणाली है, जो हमारे इकोसिस्टम का ख्याल रखती है और संसाधनों के पुनर्चक्रण में विश्वास रखती है। यही वजह है कि इसे कृषि इकोसिस्टम पर आधारित प्रणाली माना जाता है। प्राकृतिक खेती फसलों, पेड़ों और पशुधन पर आधारित जैव विविधता एक साथ समाहित करने का नाम है। ये मुख्य रूप से गाय आधारित खेती है और एक देसी गाय से 30 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती की जा सकती है। प्राकृतिक खेती में खाद और कीटनाशक घर पर मौजूद प्राकृतिक सामग्री से ही बनाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 तरह के खाद होते हैं, एक है जीवामृत और दूसरा घन जीवामृत। चूंकि इसमें लगने वाली सामग्री घर पर प्राप्त हो जाती है, इसीलिए इसमें लागत बहुत कम आती है। प्राकृतिक खेती मूल रूप से मिट्टी की भौतिक संरचना में सुधार लाकर उसे सेहतमंद बनाती है। बहुत से लोग जैविक खेती को ही प्राकृतिक खेती समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जैविक खेती करने पर शुरुआत में पैदावार कम होती है। इस कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिक रासायनिक और जैविक दोनों विधियों को मिलाकर खेती करने की सलाह देते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती पूरी तरह रसायन मुक्त है। भारत में प्राकृतिक खेती की शुरुआत डॉक्टर सुभाष पालेकर ने की थी। इन्हें इसका विचार वेदों और उपनिषदों से मिला था। हमारी सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। यही वजह है कि अब लोग इसको अपना रहे हैं और इसका रकबा लगातार बढ़ रहा है। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा और समझा कि प्राकृतिक खेती कितनी फायदेमंद हो सकती है, किसान कितने लाभान्वित हो रहे हैं और सरकार की क्या योजनाएं।
लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए जो समझना रह गया वो हम आपको समझाएंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक एक करके तारुफ में कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर वंदना द्विवेदी जो फॉर्मर एडवाइजर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर सुमित डागर जो प्रोग्रेसिव किसान नेता हैं। सुमित, स्वागत आपका। और हातम सिंह नागर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर वंदना आपसे। डॉक्टर वंदना, असल में जीरो से मुझे एकदम लेमैन की भाषा में समझाइए, मेरे व्यूवर्स को समझाइए कि ये जो प्राकृतिक खेती है, जीरो बजट की खेती है, ये है क्या मैम? इसके एक अच्छा सा डिफाइन करिए जो हर देखने और सुनने वाले को आज समझ आ जाए। देखिए, जो प्राकृतिक खेती है ये एक ऐसी खेती है जिसमें किसान को बाहर से कुछ भी लाना नहीं पड़ता है। जो किसान के पास अपने खेत में है और उसके पास हर किसान के पास एक गाय अवश्य होती है, और अगर नहीं है तो उसको रख लेनी चाहिए। एक गाय ही पर्याप्त है उस खेती के लिए। या गाय नहीं है तो कैटल हो, या दूर दराज के जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहाँ पर गाय नहीं होती है, मिथुन होता है, तो उसके भी काऊ डंग का इस्तेमाल इसमें होता है। तो मूलतः ये खेती ऐसी है कि इसमें प्रकृति के साथ जुड़ते हुए हम सारी खेती करते हैं। मतलब ना हमें इसमें फर्टिलाइज़र डालनी है, ना इसमें कोई पेस्टिसाइड डालना है, और बाहर से खरीद कर कोई भी आदान नहीं डालना है। तो इसलिए इसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। जैसा कि कभी कभी लोग इसे जीरो बजट कहते हैं, इसे हम सरकार जो है ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से कहती है, प्रचार प्रसार करा रही है, या प्राकृतिक खेती के नाम से प्रचार प्रसार हो रहा है। ठीक है, नागर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। नागर सर, तो फिर बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षमता होगी, लागत कम हो जाएगी, ये बात तो समझ आ गई, लेकिन मैं या फिर कोई भी किसान प्राकृतिक खेती क्यों करे सर? दो बड़े फायदे पहले मुझे समझाइए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए उपाध्याय जी, इसके दोनों अनेक ऐसे फायदे हैं। आज का जो हम जीवन जी रहे हैं, मैं थोड़ा सा वहां से आपको शुरू करना चाहूँगा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल से इस बीड़े को उठाया है कि प्राकृतिक खेती से, क्योंकि उनका एक सपना था कि भारत का किसान समृद्ध बने, उन्नत बने और आर्थिक रूप से मजबूत हो। जो पीछे से हम 1960 के दशक से जो हम रासायनिक खेती करते आ रहे हैं, उस समय जरूरत थी कि हमें पैदावार बढ़े। हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, पैदावार कम थी। उस समय के जो हमारे वैज्ञानिक रहे, कृषि वैज्ञानिक, उन्होंने ये जो फर्टिलाइजर है इनकी शुरुआत करी। उस समय जो शुरुआत हुई वो बहुत छोटी हुई, लेकिन धीरे 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 करके इतनी गंभीर हो गई कि आज आप हॉस्पिटलों में चले जाओ, छोटे छोटे बच्चे जो हमारे हैं वो कैंसर से पीड़ित हैं, उन्हें हार्ट अटैक हो रहा है, उन्हें किडनी फेल हो रही है, ऐसी बहुत सी बीमारी जो पूरी की पूरी हो रही हैं, वो सारी की सारी इस रासायनिक खेती पे डिपेंड कर रही हैं। अब आप कह रहे हैं कि भाई जो प्राकृतिक खेती है उसके फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदे नहीं सर, पहले मुझे समझाइए मैं क्यों करूं सर उसको। आप इसलिए करो, एक तो मैं ये कह रहा हूं कि आप जो हमारा पूरा जो समाज है उसे आप स्वस्थ रखेंगे। दूसरे हम आते हैं अपने किसान भाइयों पे, वो कहेंगे कि भाई हम क्यों करें। देखिए, प्राकृतिक खेती एकदम जीरो बजट से शुरू है। आप उसमें कोई हमारा खर्चा नहीं है, और उस बजट से हमारे जो भाई हैं, जो किसान भाई हैं, जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, अब तो ये सिद्ध हो चुका है। और हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी रिसर्च करके सिद्ध किया कि ना तो पैदावार कम हो रही है और उस पर खर्चा कतई जीरो आ रहा है। जो हमारे पानी की बचत हो रही है, हमारे जो पैदावार है वो भी बढ़ रही है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसे हम अगर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो उसमें कोई भी नुकसान हमारे किसान भाइयों को नहीं है। कुछ किसान भाइयों को ये लग रहा है कि भाई हम प्राकृतिक खेती पे जाएंगे, जैसे अभी आप जैविक खेती की बात कर रहे थे। जैविक खेती में लगभग 3 साल तक पैदावार कम होती है, 3 साल के बाद पैदावार बढ़ती है। लेकिन इसमें तो आप जब शुरू कर रहे हैं उसी दिन से पैदावार बढ़ रही है। पैदावार कैसे बढ़ेगी उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं कि जैसे अभी हमारी बहन वंदना जी ने बताया कि हम जो है 8-10 किलो गाय का गोबर, 180 किलो पानी में 1.5 किलो गुड़ और 1.5 किलो किसी भी दाल का बेसन मिलाकर हम जीवाणु पैदा करते हैं, जिसे हम जीवाणु अमृत बोलते हैं, जीवाणु मृत जो बोल रहे हैं जिन्हें। और वो जो हमारे मल्टीप्लाई होकर जो जीवाणु बनते हैं,
जो हमारी जो भूमि है जो बंजर होने की स्थिति में आ रही है, उसका कारण है कि जो रासायनिक खेती हम करते रहे, उससे हमारे सारे जो कीटनाशक थे, जो कीट किसानों के मित्र थे, या जो हमारे ऐसे जीवाणु थे, वो सब ज्यादातर मर गए या जमीन के अंदर चले गए इन रासायनिक खादों से। अब हम जब इस प्रकृति खेती की शुरुआत करेंगे और ये जो जीवा अमृत है जब हम इसे अपने खेत में डालेंगे, 1 एकड़ जमीन के जो हमारा ये खाद का काम करेगा वो 5 दिन में तैयार हो रहा है। उसमें ज्यादा हमें जैसे जैविक खेती में हमें 1 महीना लगेगा, ये 5 दिन में हमारा वो तैयार हो रहा है, जिसे हम 1 एकड़ में डाल सकते हैं। वो जो हम जो जीवाणु डाल रहे हैं वो एक तरीका से, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं सीधा गांव का, किसान भाई मेरे सुन रहे होंगे कि अगर हम 1 कुंटल दूध में अगर 100 ग्राम दही डाल देते हैं तो उस सारा का सारा दूध दही के रूप में बन जाता। इसी तरीका से ये जीवाणु जब हम अपनी उस भूमि में डाल रहे हैं तो जो हमारे नीचे के जीवाणु हैं वो भी आ रहे हैं और ये जीवाणु मल्टीपल होकर करोड़ों की संख्या में पैदा हो रहे हैं, जिससे हमारी खेती की उर्वरकता बढ़ रही है और उस उर्वरकता बढ़ने से हमारा उत्पादन भी बढ़ रहा है और खर्चा हमारा बहुत कम है। ठीक है, ठीक है। तो नागर साहब ने असल में समझाने की कोशिश की कि देखिए क्यों प्राकृतिक खेती इतनी फायदेमंद है, और सिर्फ कहने पे यकीन हम नहीं रखते, प्रूफ के साथ तस्दीक करते हैं और बताते हैं आपको कि भाई कितना फायदा है कि कितना नुकसान है। तभी इस प्रोग्राम का नाम सच के साथ है, और इसी सच को प्रूफ करने के लिए हमारे साथ सुमित डागर मौजूद है, युवा है और इस खेती से जुड़े हुए हैं, पिछले कई सालों से खेती कर रहे हैं। सुमित, आज का युवा किसान क्यों समझे प्राकृतिक खेती? भाई कहते हैं कि उसमें तो बड़ा रिस्क है, हम ज्यादा पैसे लगाएंगे, नुकसान नहीं हो जाएगा और लागत उतनी नहीं हो पाएगी, घर चलाना है ना सभी को, तो घर चलाने के लिए, आर्थिक फायदे के लिए क्या ये जो प्राकृतिक खेती है वो एप्रोप्रिएट है, प्रासंगिक है? सुमित, बिल्कुल, और इतनी प्रासंगिक है कि उनको समझना चाहिए, हमारे युवा किसान को समझना चाहिए कि जितने भी IIT किए हुए, MBA किए हुए लोग हैं वो सारे खेती में आ रहे हैं। तो वो खेती में क्यों आ रहे हैं और प्राकृतिक खेती की तरफ ही वो ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं और पहले हमें इसको करके देखना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पे हमें कम विश्वास करके इसको खुद अपनाना चाहिए। जितनी भी हमारे पास ज़मीन है उसमें अगर आप सारी में करने से डरते हैं तो एक छोटी सी तरह से आप शुरू कर सकते हैं, और उसको शुरू करके आप उसकी मार्केटिंग खुद कीजिए, कहीं बाहर नहीं जाइए, अपने खेत के बाहर ही एक रेडा लगा लीजिए और वहाँ पे उस सामान को जो है अपना बेचना शुरू कीजिए। जब वो सामान आपका वहाँ से बिकेगा और लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, डेट आपको अप्रिशिएट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपको प्राकृतिक खेती ही करनी चाहिए। आपको प्राकृतिक खेती क्यों नहीं करेंगे? हर किसान के बच्चे हैं, वो बच्चे भी स्कूल जाते हैं पढ़ने, क्या वो अगर अध्यापक उनको अच्छे से नहीं पढ़ाए तो कैसा आपको लगेगा? आप भी कोई ना कोई चीज़ मार्केट से लेके आते हैं, अगर वो चीज़ आपको मिलावटी मिले तो आपको कैसा लगेगा, या उसमें बहुत ज़्यादा जहर की मात्रा हो तो आपको कैसा लगेगा? तो हमें अपनी खेती में जहर की मात्रा नहीं डालनी है, हमें प्राकृतिक खेती की तरफ जाना है। सुमित, ऐसी कौन सी 2 बड़ी चीजें थी जिन्होंने आपको अट्रैक्ट किया कि भाई प्राकृतिक खेती होनी चाहिए? आप उससे पहले अध्यापक थे, पढ़ा रहे थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, एक सिक्योर जॉब थी, फिर खेती करना, वो भी प्राकृतिक खेती, ये जो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन था, इसकी वजह क्या थी सुमित? एक तो प्राकृतिक खेती करने में बहुत ही मजा आता है, जब आप अपने खेत में जाते हैं और फसलों को लहलाते हुए देखते हैं, एक बड़ा ही दिल खुश होता है। दूसरा, जब लोग खाते हैं खाना तो आपके मन में एक निश्चित होता है कि जो भी हमारा सामान खा रहा है वो स्वस्थ है, हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर रहे हैं। और नौकरी के साथ आप खेती नहीं कर सकते, प्राकृतिक खेती आप नौकरी के साथ नहीं कर सकते। आप केमिकल वाली खेती जो है नौकरी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आप नौकरी पे भाग रहे हैं एक तरफ आप खेती भी कर रहे हैं। जब आप खेती की तरफ जाते हैं तो आप फर्टिलाइजर डाल के फिर आप नौकरी की तरफ चले जाते हैं। तो खेती में समय देना है आपको। ये खेती भी एक जॉब की तरह ही आप इसको मानिए, इसको एक बोझ मत मानिए कि आप सुबह से शाम तक आपने इतने घंटे अपने खेतों में बिताए, वो आपकी एक नौकरी है। उसके बदले आपको एक सैलरी मिलेगी उससे, जो आप उसकी इनकम होगी। तो मुझे नौकरी छोड़ के अपनी खेती में ज़्यादा मज़ा आया, और खेती करने के साथ में लोगों के साथ जुड़ना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हम प्राकृतिक खेती की तरफ ज़्यादा झुकाव हमारा रहा। तो आप कह रहे हैं प्राकृतिक खेती सौदे का फायदा है, लेकिन गवर्नमेंट के लिहाज से, सरकार के लिहाज से, डॉक्टर वंदना आप कैसे देखती हैं? क्या वाकई सरकारी स्तर पे, गवर्नमेंट के लेवल पे उस तरह का प्रोत्साहन दिया जा रहा है या दिए जाने की जरूरत है? वहां पे एक मार्किंग करने की कोशिश करें तो वो मार्किंग कहाँ हो पाती है? देखिए, आपने जो प्राकृतिक खेती कह रहे हैं, ये प्राकृतिक खेती आज के समय में क्यों प्रासंगिक, थोड़ा सा अगर इस विषय पे ध्यान दें जी। कि हमारे देश की मिट्टी, हम कृषि आधारित देश हैं और हमारे देश की मिट्टी बहुत ख़राब हो गई है नहीं? उसकी उर्वरा शक्ति निरंतर गिरती जा रही है। जब आपने बताया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन आई, हरित क्रांति आई, तो उस समय हमारी मिट्टियाँ बहुत
मजबूत थी, बहुत उपजाऊ थी। देश में पानी बहुत अच्छा था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी और बहुत क्वांटिटी भी अच्छी थी। तो उस समय तो हमने वो खेती करी, लेकिन वो इतना ज़्यादा रासायनिक खेती हो गई और हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया कि हमने सॉइल हेल्थ टेस्टिंग के बेस पर सॉइल हेल्थ कार्ड जो आज प्रोग्राम चला है, वो ये नहीं जानने की कोशिश करी कितने पोषक तत्व हमारे मिट्टी से कम होते जा रहे हैं। और उसका फल आज के ये है कि हमारी मिट्टियाँ जो हैं, जो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसमें तो कम है ही हैं। ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर बहुत कम हो गया और ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी में एक ऐसा तत्व है जिसकी वजह से उसकी हर तरह से धारण क्षमता बढ़ती है, चाहे वो जल धारण क्षमता हो या पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराने की क्षमता हो। तो मिट्टी की उर्वरता इसलिए कम होती चलेगी, इसलिए इसका एक ही निदान है कि प्राकृतिक खेती। अब देखिए, हम जब कन्वेंशनल फार्मिंग करते हैं, रासायनिक खेती करते हैं, तो उसमें हम मोनोक्रॉपिंग की तरफ बढ़ गए, एमएसपी आ गया देश में, राइस वीट सिस्टम में बढ़ गए। तो उससे क्या हुआ, हमने सारी खेती को ही बर्बाद कर दिया। एक तरह से कहिए कि मिट्टी खराब हो गई, कई पोषक तत्व कम हो गए, अब हमें हर पोषक तत्व अलग से डालना पड़ता है, तब जाके, इसलिए कॉस्ट ऑफ जो कल्टीवेशन जिसे कहते हैं, वो फसल उगाने की लागत ज़्यादा आने लगी, किसान ऋणी होने लगे और फ़ायदे का सौदा नहीं रह गया ये। दूसरी बात ये है कि हम जब असंतुलित तरीके से पेस्टिसाइड हो या उर्वरकों का उनका इस्तेमाल करते हैं, तो जो पौधे हैं उनमें एक तरह से जो अवशेष बन जाता है, रेजिड्यू कहते हैं केमिकल्स का, वो इतना ज़्यादा असंतुलित तरीके से हो गया कि हम लोगों के अंदर बीमारियां आने लगी। और अगर ज़रा सा किसान जागरूकता से खेती नहीं करता है, तो जो फसल आ रही है उसमें बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। तो भोजन पे आधारित मनुष्य, हमारे जानवर, ये सब अस्वस्थ हो गए। लेकिन डॉक्टर वंदना, ये सारी बातें अच्छी लग रही हैं, एक ऐसे कंपटीशन के तौर पे तो ये बातें बिल्कुल समझ में आती हैं, लेकिन मैम जो प्रैक्टिकलिटी है, जो हम वास्तविकता में है, आपको क्या लगता है एक किसान के वाकई ये समझ पाने की क्षमता में है? भाई एटलीस्ट उसे महीने के आखिर में पैसा भी चाहिए, उसे घर भी चलाना है, बाकी जिम्मेदारियां भी निभानी है। प्राकृतिक खेती जिसमें इतना डिवोशन है, जैसे सुमित भी कह रहे थे, आपको बहुत समय देना है, लागत आएगी तो आएगी, लेकिन उतना पेशेंस मैम आएगा कैसे? देखिए, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना, उन्होंने पहले बार ही में ये कह दिया कि आप थोड़े स्तर से शुरू करिए और अनुभव करिए, फिर पूरे अपनी खेत में ले जाइए, धीरे धीरे बढ़ा कर ले जाइए। तो प्राकृतिक खेती में पहली चीज़, कोई भी चीज़ की लागत नहीं है उसमें, जो किसान के पास है, यानी कुछ खरीदना ही नहीं है उसको। तो जब हमारी लागत ही कम हो गई और मिट्टी में जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक कार्बन है, वो बढ़ रहा है पहले क्रॉप से ही, तो उसकी वजह से जो भी फसल हम लगा रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो गई। दूसरी बात ये, गवर्नमेंट ये इंश्योर किया है कि हम जो प्राकृतिक खेती है इसके उपज को सर्टिफाइड करेंगे। जब हम सर्टिफाइड करते हैं तो हमें प्रीमियम प्राइस मिलता है। तो किसान जब खुद उगा रहा है और बहुत सारी फसलें लगाता है, एक क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग नहीं करता है, कई फसलें एक साथ लेता है, तो उसे एक तो साल भर कोई ना कोई फसल मिलती रहती है हर सीज़न में, और वो सर्टिफाइड है तो प्रीमियम प्राइस मिलता है। और दूसरा एक पहल और भी करी है कि जो हमारे FPOs हैं, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस दिए हैं, जो प्राकृतिक खेती के किसानों को मार्केटिंग करने में मदद करते हैं। तो इससे आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम में हमें जो ऑर्गेनिक फूड है उसकी बहुत डिमांड बढ़ गई थी, और वो इसलिए क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो बॉडी की उससे बढ़ती है, तो इसलिए बहुत पोषक तत्व, पौष्टिक है, स्वादिष्ट है, और बात जेब की नहीं है, आर्थिक स्थिति की बात नहीं है, ये मृदा की सेहत की बात भी है, मिट्टी के स्वास्थ्य की बात भी है, और हमारे और आपकी सेहत की बात भी है। हातम सिंह नागर साहब मौजूद है मेरे साथ, किसान नेता है। लेकिन नागर साहब, ये भी समझना होगा, जब किसान अब सीमाएं लांघने लगे हैं, देश की सीमाओं से बाहर भी किसानी और किसानों के एग्जिस्टेंस अप्रूव होने लगी है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक खेती कितना अपने को प्रूव कर पाने की क्षमता रखती है? कितनी कुवत है सर इसमें, इंटरनेशनली अगर मैं समझूं आपसे? देखिए उपाध्याय जी, हम चाहे अंतर्राष्ट्रीय बात करें, चाहे अपने भारतवर्ष की बात करें, जो प्रकृति खेती है, ये जो शुरुआत हुई है, और बहुत अच्छी शुरुआत है पिछले 5-7 साल से। आप अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो लगभग 6 लाख किसान इस प्रकृति खेती पे आ गए हैं। उसी के बराबर में अगर कर्नाटक की बात करें तो वहाँ भी लगभग जो 3 से 4 लाख जो किसान भाई हैं हमारे, वो प्रकृति खेती पे आ गए हैं। डागर भाई हमारे साक्षात उदाहरण है, हमारे साथ बैठे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रकृति खेती कर रहे हैं, उसमें एक तो कहीं से कहीं तक लॉस नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो प्रकृति खेती का जो भी उत्पादन होगा, चाहे फल की बात करो,
चाहे सब्जी की बात करो, चाहे अन्न की बात करो, वो स्वस्थ रूप से पूरी तरह उसमें वो तत्व होंगे जिन तत्वों को हम बाजार में ढूंढते घूम रहे हैं। जैसे आप बात करें कि जो हमारे जो जीवाणु हैं, हमारी जो ये जमीन है, इसमें जो तत्व होते हैं उनकी एक तरीका से ज़्यादा फर्टिलाइजर लगाने से और ज़्यादा पानी की सिंचाई करने से उनकी गांठें बन गई हैं और वो ज़मीन के नीचे गांठें बन के ऐसी पड़ी हैं, वो गांठें हमारे पौधों की जड़ तक नहीं आ रही। जब हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो जो हमारे ये जो जीवाणु हैं ये ज़मीन से ऊपर आएंगे, जिसमें मैं केचुए की बात करूं, केचुआ एक हमारा किसान का सबसे मित्र कीट है। वो क्या करता है कि वो जमीन से ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, एक स्रोत बनाता है वो। और केचुए की एक खासियत है, जिस रास्ते से आएगा उससे वापस नहीं जाएगा, वो दूसरे से वापस जाएगा। तो जो हमारे और जो ये हमारे जीवाणु हैं, ये उन जो हमारे तत्व की जो मैं बता रहा हूँ गांठें पड़ चुकी हैं, उनको खाते हैं। उन्हें खाने के बाद में जो ये जो इनका मल जो निकलता है हमारे जीवाणुओं का, वो पौधों की जड़ में लगता है। तो जो हमारे जो भी हमारी फसल होगी वो पूर्ण रूप से एक तो स्वस्थ होगी। सारे तत्व उनमें, चाहे जितने भी, चाहे आयरन की बात करो, चाहे पोटास की, चाहे फास्फोरस की, चाहे आप जितने भी जो चीजें हैं वो उनमें हमको मिलेंगी। और घाटे का सौदा तो ये किसी भी रूप में नहीं है, क्योंकि एक और बात मैं बताऊं कि अब धीरे धीरे हमारे जितने भी लोग हैं, हम सब चाहे गांव में रह रहे हैं चाहे शहर में रह रहे हैं, वो सेहत के प्रति सब जागरूक हो रहे हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि अगर ये पता चले कि प्राकृतिक खेती की फसल है, चाहे मूली है, चाहे साग है, चाहे सब्जी है, उसे आदमी दुगने पैसे पर खरीदने के लिए तैयार है। अगर उसे ये कंफर्म हो जाए कि ये प्रकृति की जो शुद्ध रूप से नेचुरल फसल है, तो वो अगर 10 रुपया किलो बाजार में दूसरी चीज बिक रही है तो आपकी 20 रुपया खरीदने के लिए तैयार है। तो घाटे का सौदा तो ये किसी भी कीमत पे नहीं है। ठीक है, तो ये फायदे का सौदा है, नुकसान नहीं है, बहुत फायदे हैं। लेकिन फिर भी जो आंकड़ा है वो बताता है कि अभी प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है। आखिर इसकी क्या वजह है? कई और बातें हैं जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। आप सच के साथ देख रहे हैं। मुझे अपने 2 मनपसंद फ्रेंड्स के साथ फोटो चाहिए। तो मनपसंद फ्रेंड्स, समझ गए, हम रेडी हैं ग्रोवर। और मेरे दोनों दोस्त भी रेडी हैं। मेरी कड़छी और कढ़ाई। चलो कड़छी और कढ़ाई जी, एक बड़ी सी मुस्कान तो दे दो। देखिए गली गली सिमसिम प्रतिदिन शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम जिसका नाम है सच के साथ, और यहां बात होती है 16 आने सच की। और आज हम प्राकृतिक खेती के सच को जरा नजदीक से समझने की कोशिश कर रहे हैं और बेहद खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए। मेरे साथ सुमित डागर भी। एक बार फिर से बता दूं कि सुमित असल में खुद प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, और ना कर रहे हैं बल्कि कई लोगों को सिखा भी रहे हैं। तो सुमित का रुख करते हैं। तो सुमित, फायदे का सौदा तो है, आपने समझा दिया, लेकिन ये भी समझाइए कि जिस लेवल पे, असल में गवर्नमेंट के लेवल पे जिस सब्सिडी की दरकार अक्सर किसान करता है, क्या वो सब्सिडी इस पे मिल पाती है, या जो मिल रही है वो एकदम सफिशिएंट है, या भी कुछ और कोशिशें होनी चाहिए? प्रोत्साहन सही है, जागरूकता भी सही है, लेकिन इसके साथ सब्सिडी की जो चादर उड़ा दी जाए तो क्या और अच्छा रंग निकल सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे सब्सिडी के रूप में अगर सरकार चाहे तो किसान को, प्राकृतिक किसान को गाय दे सकती है, गाय के रखने की जगह थोड़ी बना के दे सकती है, तो उसमें किसान को काफ़ी खुशी होगी। और सब्सिडी जो है केवल फर्टिलाइज़र सब्सिडी ही ना समझी जाए, इसमें हमें सोलर पे जो है सब्सिडी मिलती है, हमें जो ड्रिप इरिगेशन है उस पर सब्सिडी मिलती है, तो उसको भी हमें अपनाना चाहिए। किसान को विज्ञान के साथ जुड़ के काम करना होगा। प्राकृतिक किसान का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि वो विज्ञान को छोड़ देगा, उसको विज्ञान को भी साथ साथ लेना है। उसको अपनी मिट्टी की जांचें करानी है, अपने पानी की जांच करानी है, उसको अपने बीज का कलेक्शन करना है, उसको कैसे उगाना है उसको समझना है, पोषक तत्वों की उसको जानकारी लेनी है, कौन कौन से पोषक तत्व उसमें चाहिए, तो उस तरीके से काम करना है। और जो बार बार हम इसको घाटे का सौदा कहते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी एक फसल उगाइए,
कोई भी एक फसल, और उसमें आप एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए जिसमें आप केमिकल वाली फार्मिंग करते थे उसमें आपका कितना खर्चा लगता था, इसमें आपने कितना खर्चा लगाया है। उसके अंदर अगर कोई भी खरपतवार आता है, मुख्य समस्या जैसे किसान कहते हैं हमें खरपतवार की है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा केमिकल का स्प्रे करते हैं जो कि बहुत ही जहरीला पदार्थ है जो नुकसान करता है। तो खरपतवार क्या है? खारे पत्ते वाले औषधीय पौधे, हमारे बुजुर्ग इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। ये जैसे गेहूं में बथुआ हो गया आपके में, तो बथुए को निकालिए, वो एक औषधीय पौधा है, उसको भी बेचिए, मार्केट तैयार है आपके लिए। वो बथुआ खाएंगे क्योंकि बथुआ एक कमर्शियली उसकी फार्मिंग होने लगी है, तो उसको बेचिए। उसके बाद आपकी गेहूं की फसल तैयार है जिसमें आपने कोई यूरिया नहीं डाला, आपने डीएपी नहीं डाला, खरपतवार की दवाई नहीं डाली, तो वो आपके खर्चे बच रहे हैं। तो इस तरीके से आपको इसमें खेती करनी है। तो ये खेती तो इस तरीके से करनी है, लेकिन सुमित ये भी बताइए आप हमें क्यों कि जो दूसरे किसान हैं वो इसकी तरफ उस स्तर पे या फिर उस रफ्तार से उतना अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे? आप तो कई किसानों से मुखातिब होते हैं, बातचीत करते हैं, ट्रेन भी कर रहे हैं, उनके जो मन में सबसे बड़ा प्रश्न होता है या शंका होती है वो क्या होती है? भाई इसलिए हम ये नहीं करना चाहते हैं। उनके मन में एक भय होता है, बिना किए हुए एक भय होता है कि पैदावार नहीं होगी। अच्छा, वो भय जो है वो काफी सालों से वो लगातार जो करते आ रहे हैं ना, उसके कारण घुस गया। उनकी भी गलती नहीं है। उनको पता चल गया कि जब तक जमीन के नीचे कोई डीएपी या नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं दी जाएगी, जब तक कोई पैदावार ही नहीं होगी। फिर देने के बाद अगर बाद में यूरिया नहीं डाला जाएगा, नाइट्रोजन नहीं डाली जाएगी, तो नहीं होगा। अब आपको जो ये पोषक तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, टोटल 17 पोषक तत्व हैं जो एक पौधे को चाहिए होते हैं, वो प्रकृति खुद आपको देगी। आपको अपनी मिट्टी को सक्षम बनाना है। तो वो इसलिए वो भयभीत है क्योंकि वो उन्होंने वही चीज़ देखी है, उससे अलग वो हटके उन्होंने नहीं देखा है। जब उनको हम हटके दिखाएंगे, उनको प्रैक्टिकली हम दिखाएंगे कि देखिए इससे हटके भी खेती की जा सकती है, तो वो उनसे निकल के फिर उसकी तरफ वो भाग के खुश होके आते हैं, और बड़ा ही जब उनको अच्छा लगता है जब वो उसको अपनाते हैं। चलिए, तो जागरूकता की अलग जगाने की जरूरत है, जो अलग सुमित जगा रहे हैं, और कई प्लेटफॉर्म पे सरकार भी इस तरह की कोशिशें कर रही है। हमारे साथ डॉक्टर वंदना द्विवेदी भी हैं। डॉक्टर द्विवेदी, असल में जो रसायन मुक्त और जलवायु स्मार्ट परिवर्तन या फिर जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो शुरुआत की गई राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, ये जो मैम मिशन है, इस मिशन की शुरुआत को आप कैसे देखती हैं, और इस तरह की कोशिशों को और आगे बढ़ाए जाने की कितनी जरूरत आपको लगता है? देखिए, जो प्राकृतिक खेती है, जैसा कि आपने बताया कि किसानों को कन्वेंशनल फार्मिंग करने की आदत हो गई है। इवन आदत हमारे वैज्ञानिकों को भी है, वो भी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि जब तक फर्टिलाइजर नहीं पड़ेगा हमारी फसलों की डिमांड पूरी नहीं होगी और कम हो जाए। रिस्क लेने की आदत नहीं है, जब परंपरागत चीजों में मिल रहा है, रिस्क क्यों लेंगे? दूसरी बात ये है कि हम लोग मोनोक्रॉपिंग पे बहुत चले गए। तीसरी बात ये है कि हम मैकेनाइज बहुत हो गए। मैकेनाइजेशन करते हैं, खेती भी कर रहे हैं, दूसरे काम भी कर रहे हैं, नौकरी पे भी जा रहे हैं, या अध्यापक हैं तो टीचिंग भी कर रहे हैं। लेकिन जो ये खेती है, इसको करने के लिए एक तो हमें कुछ ना कुछ अगल बगल किसानों से या किसी कृषि विभाग से पूछना पड़ता है। तो इसलिए सरकार ने ये किया कि चूंकि जागरूकता की बहुत आवश्यकता है, तो हमने बहुत बड़े स्तर पर देश के सभी ग्राम पंचायतों को एक तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम मैनेज हैदराबाद के द्वारा दिलवाया, जिससे कि करीब 56,000 ऐसे प्रोग्राम हुए जिनमें कि वहाँ पर उनके एक जागरूकता अभियान हुआ जैव प्राकृतिक खेती के बारे में। उसके बाद ये हो कि हमारे देश में आप जानते हैं कि जो कृषि KVKs हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हर जिले में एक है, बड़ा जिला है तो 2 हैं। तो हमने लगभग 500 KVKs को ये फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन ट्रायल लगाने के लिए कहा कि आप अपने क्षेत्र में, जिले में कम से कम 50 ऐसे फसल प्रक्षेत्र लगाइए जिसमें कि आप किसानों को खेतों में करिए और उन्हें दिखाइए, उन्हें समझाइए कि कैसे ये खेती होती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। फिर आपने देखा कि DD किसान हो या आकाशवाणी हो, इस पर निरंतर प्रोग्राम कृषि मंत्रालय कराता रहता है। इसके साथ ही हमारे जो आत्मा है जो हर जिले में है, वो उनके द्वारा या स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा भी ये प्रोग्राम चला। कुछ राज्यों के तो हमारे मुख्यमंत्रियों ने एक कमेटी बना दी है, वो मंथली बेसिस पे इसको अवेयर करते हैं कि कैसा प्रोग्राम चला। तो किसान, भारत सरकार ने जागरूकता पहले चलाई, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट आ रहा है। तो इसलिए ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छे पे हो रहा है। और आपको हमें बताने में खुशी हो रही है कि जब ये स्कीम नहीं भी लागू हुई थी, उसके सिर्फ अवेयरनेस के आधार पर कम से कम 10-12 लाख किसान अपने आप ही हर राज्यों में खेती कर रहे थे, जैविक खेती की, और वो बड़े हर्ष के साथ और बड़े फायदे की खेती मांग रहे हैं। आपकी सारी बातें बहुत अच्छी हैं, सुनने में भी बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन कई बार
ऐसा होता है मैम, जितने प्रोग्राम्स का आप जिक्र कर रही हैं वो कागजों में सिमट कर रह जाते हैं और वो प्रोग्राम जमीन पे जाते जाते दम तोड़ देते हैं। क्या कोई ऐसी एक मॉनिटरिंग सिस्टम या मॉनिटरिंग स्कीम भी है जिसके जरिए पता चल पाए कि भाई जो योजनाएं लागू की गई वो असल में जब जमीन पे जाती हैं तो कितनी प्रासंगिक हैं, कितना काम कर रही हैं? मैम किताबों में और कागजों में योजनाएं शुरू कर देना और जमीन पे लाना आप खुद जानती हैं उतना व्यवहारिक नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर आंकड़े कुछ और होते मैम। नहीं, आंकड़े कुछ और हैं, यही मैं कहना चाह रही हूँ आपको कि चूंकि जागरूकता हमने काफ़ी बृहद स्तर पर करी है और मैं स्वयं मंत्रालय में ही थी अभी तक, अभी थोड़े दिनों से हमने अपना कार्यकाल वो किया है, तो इतनी ज़्यादा जागरूकता है तभी तो हमारे 10-12 लाख किसान बिना किसी योजना के ही अपने आप से इसमें आ लेकिन गए। फिर भी आज भी वो आंकड़ा रासायनिक खेती वालों से कम क्यों है मैम? ये हमारा देश बहुत बड़ा है, आप देखिए कि इतनी ज़्यादा खेती है हमारी, 140 मिलियन हेक्टेयर करीब खेती है और एकदम से जहाँ पर हमारे जल संसाधन है, मिट्टी अच्छी है, एकदम से आप जैविक प्राकृतिक खेती में नहीं आ सकते। तो किसान धीरे धीरे इसको महसूस करते हैं। एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूं जो बताता है कि प्राकृतिक खेती के अंतर्गत मात्र 23.02 मिलियन हेक्टेयर भूमि है, जो भारत के कुल कृषि योग्य भूमि का 1.27% है। मैम ये आंकड़ा है। आप ये देखिए कि आप देखिए जब हमने रासायनिक खेती शुरू करी तब क्या आंकड़ा था? क्या एकदम से आ गए थे हम? हमने बहुत काम किया, हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत काम किया, तब धीरे धीरे वो आंकड़ा बढ़ा है। तो हमारा देश इतना बड़ा है और हमारी फूड रिक्वायरमेंट इतनी है, इतनी डाइवर्सिटी है, इसलिए हमें थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आवश्यकता है प्राकृतिक खेती की और ये आई क्योंकि इसका कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि हमारी खेत की मिट्टियाँ बहुत खराब हो चुकी हैं। 0.3, 4, 0.2, 0.1 ऐसे प्रतिशत और कार्बन हो गया, उसमें कैसे खेती हो पाएगी? ठीक है। तो सरकार का विजन बहुत अच्छा है, दूर तक जाने वाला है, किसानों के हित में, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसानों को और प्रोत्साहित करने की क्या जरूरत है ये समझने की कोशिश करते हैं। हातम सिंह नागर हमारे साथ मौजूद है। तो नागर साहब, इस पूरी चर्चा को आप भी सुन रहे हैं, लेकिन आप जब ग्राउंड पे जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको प्रशिक्षण, उनको ट्रेनिंग या फिर उनको अवेयर करने की कितनी ज्यादा जरूरत आप महसूस कर पाते हैं? देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ जी। मतलब ये कोई पार्टी की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा है जो पूरे देश में जिसका संगठन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल, 1 साल पहले की बात है, हमें 1 लाख गांवों में जाने का टारगेट दिया था कि आप 1 लाख गांव में जाओगे और वहां जाके किसानों को समझाओगे कि प्राकृतिक खेती के कितने फायदे हैं। उन किसानों से बाकायदा वीडियो बनाओगे, वहां के फोटो लाओगे और वो यहाँ आप डालोगे, जिससे हम ये देख सकें कि आप जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। एक तो ये हमारा अभियान चलाया गया, इसमें मैं खुद गया हूँ जैसे देहात में। तो जब हम इस बात को किसान भाइयों को बताते हैं कि ये प्राकृतिक खेती करने से ये फायदे हैं, तो उनके मन में एक ही जिज्ञासा आती है कि भाई अगर हम रासायनिक खेती छोड़ के जो हम पैदावार हमारी बढ़ रही है, कहीं वो तो कम नहीं हो जाएगी। अच्छा। कई जगह ये बात किसानों ने रखी, तो मैंने उन्हें एक उदाहरण के रूप में समझाया कि आप एक बात सुने भाई लोगों, कि जंगल की बात करो आप। जंगल में जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं जंगल में, उन्हें कौन पोटाश दे रहा है जाके, कौन नाइट्रोजन दे रहा है उन्हें जाके, कौन उनमें पानी लगा रहा है जाके। आप जंगल में जाकर, और जब मौसम आता है तो वो जंगल के पेड़ फलों से फूलों से अपने आप लगते हैं। आप कोई भी वैज्ञानिक, हम इसे अदरवाइज नहीं कर रहे, कोई भी कृषि वैज्ञानिक एक पत्ता उस पेड़ का तोड़े और उसकी जाके जांच करवा ले, उसमें वो सारे तत्व हैं जो हम चाहते हैं कि हमारी खेती में आए। तो जब जंगल में, क्योंकि हम प्रकृति से अलग हो रहे हैं, जब प्रकृति ने जो इस इंसान बनाया, सबसे प्यारा जो प्रकृति का चहेता है वो है इंसान, और वो उसने प्रकृति के हिसाब से बनाया। हम खुद प्रकृति से अलग हो रहे हैं, इसलिए हम आज दुख पा रहे हैं। अगर हम प्रकृति के पास रहेंगे तो वो सारी चीजें हमें मिलेंगी। तो मेरा उन किसान भाइयों को सिर्फ ये कहना था कि ये जो हमारी जमीन है, इस जमीन को हमने खुद ने खराब कर लिया रासायनिक ये खाद डाल डाल के। अगर आपको इसे जो हमारी जमीन खराब हो गई है, बंजर होने की स्थिति हो गई है, जैसे पहले जब 1960 में ये रासायनिक खेती की शुरुआत हुई थी, तो हमारे भूमि की उपजाऊ जो क्षमता थी वो 2.5 थी, और आज हमारे, आप कहीं चेक करवा लें, हमारे भूमि की उपजाऊ
जो क्षमता है वो 0.2 है, 0.3 है, 0.5 है, जो बंजर की स्थिति है। तो जब तक हम प्रकृति खेती पे नहीं आएंगे तो ये हमारी धीरे 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 जमीन बंजर हो जाएगी। और आने वाले, क्योंकि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है, लगभग 75% जो हमारी आबादी है वो कृषि पे आधारित है। लेकिन नागर साहब, ये भी तो आपको क्लेरिफाई करना होगा ना कि प्राकृतिक प्रेम और विकास की धुरी के बीच की जो थिन लाइन है वो मेंटेन कैसे होगी? भाई हमें प्रकृति भी चाहिए, हमें विकास भी चाहिए। अगर हमें प्रकृति से ही प्यार करना है तो ये तो नहीं कि हम 20 किलोमीटर की यात्रा पैदल पैदल कर लेंगे जाके, उसके लिए हम ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करेंगे, उससे फ्यूल भी निकलेगा, उससे धुआं भी निकलेगा, प्रकृति को नुकसान भी होगा। अब उसको हम छोड़ नहीं सकते, इसको पा नहीं सकते, तो बीच की लाइन कैसे मेंटेन होगी? यही तो सवाल है असल में। देखो, सवाल ये है कि हम भौतिकवाद में जी रहे हैं और भौतिकवाद में जीते जीते हम, जो हमारे दादा परदादा थे, जो हमारे फादर थे और आज हम, उनकी आप सारी चीजें देख लो, घटते 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 आ रही है। और जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे बच्चे पैदा होंगे और उनके जो बच्चे पैदा होंगे, उन्हें क्या देके जा रहे हैं हम? सवाल इस बात का नहीं है कि हम भाई हम क्यों 20 किलोमीटर पैदल चलें, हम तो गाड़ी से ही जाएंगे, हमारे पास साधन है। सवाल इस बात का भी, आने वाली जनरेशन कहाँ जाएगी? उनके लिए तो वो सिर्फ गाड़ी हॉस्पिटल जाने का साधन बनेगी, उनका स्वास्थ्य नहीं रहने का ठीक। और जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जितने भी साधन है, मैं कितने ही ऐसे लोगों को जानता हूं उपाध्याय भाई, मैं अपने गाजियाबाद की बात कर रहा हूं, जो अरबोंपति हैं, और डॉक्टर ने सिर्फ दाल का पानी बता दिया कि आप सुबह शाम दाल का पानी पियेंगे। सही बात। वो कुछ चीज यूज ही नहीं कर रहे। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम, अगर हमें अपना जीवन बचाना है और इस आने वाले जो हमारी पीढ़ी है उसे जीवन देना है, तो हमें प्रकृति के नजदीक जाना पड़ेगा। ठीक है। तो और ये निश्चित बात है, ये वैज्ञानिक ने जो मैं बता रहा था कि हमारे, जब ये शुरू में बात आई प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में, तो जो हमारे कृषि वैज्ञानिक है, उन्होंने उनसे बुला के कही भाई मुझे रिसर्च करके बताओ। और उनकी 6 महीने बाद की रिपोर्ट है कि प्रकृति खेती से किसान को फायदा है, नुकसान नहीं है। पैदावार उसकी लगातार बढ़ेगी, कोई पैदावार उसकी घटेगी नहीं। अब सिर्फ क्या है कि हमें जागरूकता की जरूरत है कि हम जाके किसान भाइयों को समझाएं। और उसमें जैसे मान लो हम गेहूं बो रहे हैं, गेहूं के बीच में हमने चने बो दिए, गेहूं के बीच में हमने सरसों बो दी, वो चना भी हमें मिल रहा है, सरसों भी हमें मिल रही है। पहले गांव में मुझे खूब याद है, जब हम गेहूं बोते थे तो बीच में 1 डॉल सरसों की लगाते थे, उसका साग खाते थे, चने की लगाते थे, उसका साग खाते थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप रूढ़िवाद पे आ जाओ। ये जो प्राकृतिक खेती है ये भी प्योर रूप से वैज्ञानिक है, लेकिन हमें इस पे आना ही पड़ेगा। और ये बात आपकी ठीक है, मैं मानता हूं कि भाई इतनी बड़ी संख्या में अभी ये जो हमें नजर आ रही है ये बहुत कम है, लेकिन ये धीरे 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 निश्चित बढ़ेगी। शुरुआत होती है और धीरे धीरे किसी इमारत की नींव रखी जाती है। लेकिन सुमित, हम कई नुकसान की बात यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन क्या जब सिर पे मुसीबत पड़ती है तभी हम उससे बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं? क्या हमारे रोड मैप पे, वो प्लानिंग में वो कमी दिखाई देती है कि हम 20 साल बाद आने वाली समस्या का समाधान अभी से लेके चले? क्योंकि आप ये लगातार कर रहे हैं, किसानों से बातचीत भी करते हैं, तो क्या इस प्लानिंग में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन है? अभी तक जो भी हुआ है, अभी हमारे पास समय और ज्यादा नहीं बचा है कि अगर अब भी हम नहीं समझे तो बहुत ज्यादा नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। अभी जो रिपोर्ट्स थी, जो कैंसर की रिपोर्ट्स थी, इंटरनेशनल रिसर्च कैंसर की रिपोर्ट्स थी, उसमें ये था कि 90% लोगों के यूरिन के सैंपल में, ब्लड के सैंपल में कैंसर है। सभी में कैंसर है। हम यहाँ 4 लोग जो बैठे हैं, हमारे भी ब्लड में या सेल में कैंसर है। तो अभी ये बात नहीं होनी चाहिए कि जब कैंसर है तो क्या केमिकल ही खाते रहे। अब और केमिकल अगर हम खाते रहे तो वो सेल एक्टिव हो जाएगा और वो नहीं, हमारा जीवन जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। हम बहुत ज्यादा बीमार रहने लग गए हैं लोग। डायबिटिक तो एक ऐसे इशू हो गए हैं कि वो सबको है, उसको एक खुशी के साथ लोग एक्सेप्ट करने लगे कि हम डायबिटिक हैं, हमें बीपी है, हमें शुगर है, हमें कैंसर है। तो अगर अब भी किसान नहीं संभला तो किसान से इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि खान पान जो है वो किसान के खेतों से आता है। इसमें जो मेल जोल होगा वो दोनों तरफ से होगा, इसमें अकेले हम किसान को दोष नहीं दे सकते। इसमें जो ग्राहक है, जो खरीदने वाला है, वो भी किसान के साथ कभी जुड़ना चाहा ही नहीं उसने। वो कहीं से भी सामान खरीदता है, उसने कभी किसान का नाम ही नहीं जानने की कोशिश की कि मेरा किसान कौन है। हम हमेशा बात करते हैं मेरा डॉक्टर है, मेरा फैमिली डॉक्टर है, और बड़े गर्व के साथ इसको बोलते हैं कि हमारा फैमिली डॉक्टर वो है। हमारा फैमिली फार्मर कौन है? हमारा फार्मर तो कोई है ही नहीं। तो आपने फार्मर के साथ लास्ट कब बातें की थी? उसके पास कब खेतों में गए थे? अपने बच्चों को उसके पास लेके गए थे कि यहाँ ये हमारा किसान है, यहाँ से हमारा सामान बेटा आता है। जब हमारी थाली में खाना आता है, उसमें रोटी है, दाल है, सब्जी है, सलाद है,
तो आपको नाम ही नहीं पता कि ये किस किसान के पास से हमारा आया है। तो एक भावनात्मक रूप से हमें जुड़ना होगा। जब किसान को भी ये पता हो कि किस घर में मेरा सामान जा रहा है, वो बच्चे इसको खा रहे हैं, तो वो एक भावनात्मक जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जब किसान किसी समस्या में हो तो वो ग्राहक भी उसके पास आगे कहे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अभी पीछे अचानक से ओले गिर गए थे, तो ओले गिरने से नुकसान हुआ था। तो जब मैं सुबह उठा तो मेरे पास 2 मैसेज ऐसे आ रखे थे कि रात को बहुत ज़्यादा बारिश आई थी, आपका ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, हम आपके साथ खड़े हैं। तो वो जो 2 मैसेज थे उन्होंने मुझे शक्ति दी कि मैं प्राकृतिक ही उगाऊंगा, क्योंकि वो हमारा सामान खा रहे हैं। तो ये शक्ति भी हमें अपने किसान को देनी होगी, हमें उसके साथ जुड़ना होगा। और अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है इन चीज़ों के लिए कि हम आगे चल के और इसका जो है और देखेंगे कि कितना विनाश होने वाला है, कितने और हम बीमार होने वाले हैं, जब जाके हम उस पे जाएंगे। अगर घर में किसी को भी कैंसर हो जाता है तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी, हर रूप से बर्बाद हो जाता है। तो हमें आज से ही इसकी शुरुआत करनी है कि हम प्राकृतिक अपनाएं। जब आप प्राकृतिक अपनाएंगे तभी तो प्राकृतिक किसान उगाएगा। उसकी डिमांड तभी तो होगी ना जब आप मांगेंगे, डिमांड करेंगे कि हमें प्राकृतिक खाना है, हमें नेचुरल खाना है, जिसमें कोई किसी प्रकार का केमिकल नहीं डला है, हमें वो खाना है। जब उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तब किसान कहेगा कि मुझे तो यही उगाना है, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई है। अब किसान के पास क्या हो गया कि किसान केवल गेहूं और धान 2 चीजें उगा रहा है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा उसके अलावा उगाने का। वो भूल गया किसी और खेती को भी करना। अब वो दालों के लिए उसको कह दिया जाए दाल उगा, तो उसको याद ही नहीं कि दाल कैसे उगाई जाएगी। ठीक है, तो कम से कम 2 भ्रम यहाँ कम से कम दूर होते दिखाई देते हैं कि देखिए भाई घाटे का सौदा नहीं है, और सेहत के लिए कम से कम ये फायदेमंद है, क्योंकि किसी भी तरह का रिस्क नहीं होगा जब प्राकृतिक खेती से उपजे हुए उत्पाद आप सेवन करेंगे। लेकिन सरकारी स्तर पे किस तरह की और कोशिशें की जा रही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन क्या है? क्योंकि सिर्फ वो बातें नहीं करते, गारंटी देते हैं, और हर गारंटी की गारंटी होती है कि वो पूरा होती है। प्राकृतिक खेती को लेके, किसानों को लेके मोदी सरकार कितनी आशान्वित है और सरकार किस तरह से कदम उठा रही है? ब्रेक के पार जब लौटेंगे तो चर्चा यहीं से आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक मिला है एंड द टॉपिक इज काजीरंगा नेशनल पार्क। नो योर नेचर शनिवार और रविवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सच के साथ, और आज बात हो रही है प्राकृतिक खेती के सच की, उसके लाभ की, और बेहद विशिष्ट मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है जो बता रहा है, जो समझा रहा है कि असल में कितने फायदेमंद है प्राकृतिक खेती। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर वंदना भी हमारे साथ मौजूद है। तो डॉक्टर वंदना, असल में सरकारी स्तर पे, गवर्नमेंट के स्तर पे हमने देखा है कि कई सारी योजनाएं बहुत जोर शोर के साथ आगे बढ़ाई जा रही हैं, जिनका असर, इसका इंपैक्ट भी हम देख रहे हैं। और खुद सरकार कहती है कि भाई गारंटी है किसानों के उत्थान की और किसानों की आय में वृद्धि की। तो आय में वृद्धि के दौरान प्राकृतिक खेती का ये मेल आप कैसे देखती हैं मैम, सरकारी लिहाज से? देखिए, सरकार जब कुछ कहती है, वर्तमान सरकार, तो आपने जैसे बताया वो एकदम गारंटी के साथ कहती है, पूरी भी हो रही है और वो पूरी भी होती है। तो जो हमारा प्राकृतिक खेती का मिशन है कि ये पूरे देश में चल रहा है, और उसमें एक, चूंकि कोई भी योजना होती है उसका एक सीमित दायरा होता है, तो ये योजना बहुत अच्छे से चल रही है। नेशनल मिशन नेचुरल फार्मिंग पूरे देश में चल रही है, और इसमें किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जो एक राज्य सरकारों पर भी काफ़ी प्रोत्साहन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जो RKVY राष्ट्रीय कृषि मिशन है, विकास योजना है, इसमें कोई भी राज्य किसी भी तरह की कोई पद्धति को अपना सकता है। तो हमारी तो सभी राज्य सरकारों से हैं कि आप नेशनल मिशन जो नेचुरल फार्मिंग का है उससे तो सहायता लीजिए, साथ में आप RKVY के माध्यम से भी आप अपने राज्य के लिए जितना एरिया आप चाहते हैं उतने में प्राकृतिक खेती कराएं। सबसे अहम बात यह है कि ना तो हमारे पास पानी की क्वालिटी बची है, ना पानी ज़्यादा है हमारे पास, भूमि खराब हो गई है, बीमारियां आप देख रहे हैं, जो वातावरण में कितनी प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज, वो आप देख रहे हैं। जैसे अभी हाल में ओले गिर गए, फसल सारी नष्ट हो गई। तो हमें हमारे वैज्ञानिक समझा रहे हैं, और किसान को भी ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहिए कि जब प्राकृतिक खेती होती है तो उसमें बड़ी मजबूती के साथ फसल जो है खेत में खड़ी होती है, वो जल्दी से गिरती नहीं है।
इसलिए हम इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। हमारा वो जो आसपास का वातावरण अच्छा होता है, और सबसे बड़ी बात ये लागत एकदम जब शून्य सी हो जाती है तो हमें प्रीमियम प्राइस के साथ उसकी आमदनी बढ़ जाती है। आमदनी बढ़ गई और राउंड ईयर हम बहुत सारी फसलों के साथ रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि इसमें गाय के गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल होता है, जिससे कि हमारे जो परिवार की महिलाएं हैं उनके एक रिकरिंग इनकम भी बढ़ती है इससे, क्योंकि जानवर जो है वो गाय भैंस की देखभाल तो ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं। तो ये एक रिकरिंग इनकम डेयरी के माध्यम से होती है। तो ये बहुत सारी, जैसे हमारे आजकल बी कीपिंग है, मधुमक्खी का इतना अच्छा है, आप मधुमक्खी के हर प्रोडक्ट के फ़ायदे देख लीजिए। अगर उसमें जो पॉलन है वो भी कैंसर को रोकने की रोकथाम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हम जब ये सब चीज़ें करते हैं तो हम प्रकृति के बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत अच्छे पोषक तत्व मिलते हैं और खेती बहुत अच्छी होती है। ये सरकार की मंशा है और हमारे साथ हमारी गुजारिश है कि किसानों को इसको बहुत जल्दी से एक्सेप्ट करना चाहिए, और जिस तरह की भी सहायता हो, आपके पास किसान कॉल सेंटर है, KVK है, आत्मा है, राज्य सरकारें हैं, इन सब के माध्यम से आप अपनी जागरूकता, अपनी ट्रेनिंग जो भी आवश्यक है उसको लीजिए और इसे अपनाइए। लेकिन वंदना जी, कोई टाइम फ्रेम को लेके अगर हम खाका खींचना चाहें तो क्या हम कोई टाइम फ्रेम तय कर सकते हैं? तय ना भी कर पाए तो क्या हम कुछ कयास लगा सकते हैं कि इतने समय में कम से कम इतने किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ जाएंगे? देखिए, इसको लेके कोई प्लानिंग मैम? जो नेशनल मिशन नेचुरल फार्मिंग का बना है, वो उस मिशन में तो 7.5 लाख हेक्टेयर यानी 15,000 क्लस्टर्स की का प्रावधान किया, क्योंकि हमने बताया कि हर उसके लिए एक योजना के लिए एक पैसा होता है और एक सीमित पैसा मुहैया होता है। लेकिन RKVY तो है हर राज्य में, और RKVY में कितना भी ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट की प्लानिंग ये है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में कम से कम 5% एरिया तो ऐसा है जो नेक्स्ट 1-2 साल में प्राकृतिक खेती के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे से ये रफ्तार बढ़ेगी और इसकी रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध है, और वो संकल्प पूरा होता हुआ नजर आता है। हातम सिंह नागर हमारे साथ मौजूद हैं, किसान नेता है। नागर साहब, असल में छोटे और सीमांत किसानों की हम बात करते हैं तो उनके भविष्य को प्राकृतिक खेती के साथ आप कैसे जोड़ के देखते हैं? उनकी इन्वॉल्वमेंट इस खेती में कितनी जरूरी है? क्योंकि अक्सर वही इस तरह की शिकायत करते हैं या फिर भ्रम में होते हैं कि देखिए भाई, हमें तो जल्दी जल्दी फायदा चाहिए, लागत के हिसाब से ज्यादा फायदा चाहिए, तो ये खेती हमें तो एप्रोप्रिएट नहीं होती है। तो इस किसान का जो एरिया है वो कितना ज्यादा जरूरी है इसके लिए? जो हमारा जो लघु जो किसान है, जो सीमित, जिसपे जमीन छोटी है, 1 या 2 एकड़ की बात करें, और हिंदुस्तान में ज्यादातर किसान के पास जमीन थोड़ी है, उसके लिए तो ये सबसे ज्यादा फायदे का सौदा है। क्योंकि जो हमारा किसान भाई है वो ज्यादातर गाय उसके पास है, क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं है और इसमें कोई लंबा समय नहीं लगने वाला। तो ये अगर उसके पास एक गाय भी है तो एक गाय 24 घंटे में हमें 8 से 10 किलो गोबर दे देगी। 8 से 10 किलो उसका जो गौमूत्र इकट्ठा हो जाएगा, उसी से हमें इस पद्धति को आगे बढ़ाना है। और जब प्राकृतिक खेती की हम बात करते हैं तो जो अभी इसकी थोड़ी सी ये है कि जैसे जैसे अभी हमारी जो भारत सरकार है वो इसे नीचे तक पहुंचा रही है, गांव तक ले के जा रही है, और लोग समझ रहे हैं कि वह रियल में जो है ये प्राकृतिक खेती ही आगे चल के हमें बचाएगी। ये पानी को बचा रही है, ये ज़मीन जो जहरीली हो रही है उससे हमारी बचत होएगी, ज़मीन जहरीली नहीं होएगी, पर्यावरण जो आज हम सांस नहीं ले रहे उसमें भी इससे सुधार आएगा, और जो किसान की जो लागत है और जो उसकी आर्थिक स्थिति है, लागत कम होएगी और आर्थिक स्थिति सुधरेगी, क्योंकि उत्पादन उतना ही बढ़ रहा है। अब हम जो मान लो रासायनिक खाद की बात कर रहे हैं, पहले हम शुरुआत की बात करें तो हम 8-10 किलो चाहे DAP चाहे यूरिया हम डालते थे 1 एकड़ जमीन में। आज हम डाल रहे हैं 8 से 10 बोरी 1 एकड़ जमीन में। तो हमारी लागत ज़्यादा आ रही है। पानी भी हम, क्योंकि स्रोत हमारे खराब हो रहे हैं तो पानी भी ज़्यादा लगा रहे हैं। जब हम प्राकृतिक खेती पे आ जाएंगे तो इसमें तो लागत ही नहीं है। भाई गाय का गोबर हमारा खुद का घर का है, उसमें 1.5 किलो गुड़ ले लो, वो भी किसान के पास है। दाल भी हम उसमें पैदा कर सकते हैं, वो भी हमारे पास है। तो हमें कहीं भी बाजार में जाकर कोई चीज खरीदने की आवश्यकता नहीं है कि हम पैसा खर्च करके इस प्राकृतिक खेती को करें। इससे सारी की सारी चीजें, जैसे पानी भी है, जो हमारे कृषि के पौधे हैं उसमें ज्यादा पानी भरने की आवश्यकता नहीं होती। अब ज्यादा पानी भरने की आवश्यकता इसलिए हो रही है कि हमारी भूमि बंजर हो चुकी है। नहीं तो जो हमारे नीचे जो जीवाणु हैं वो जो ऊपर आ रहे हैं नीचे जा रहे हैं, अगर बारिश होएगी
तो वो पानी नीचे जाएगा। जैसे मैं अभी केचुए की बात कर रहा था, केचुए 3-4 फुट नीचे तक जाता है और वो ऊपर नीचे जो स्रोत बन गए, बारिश हुई तो बाढ़ भी नहीं आएगी, क्योंकि जो हमारी जमीन है ना वो पानी वहीं सोखेगी, बहुत कम पानी बह के जाएगा। आजकल तो क्या हो रहा, बारिश हुई, एक हमारी जमीन कतई बंजर है, वो पानी बह के नदी नालों में चला जा रहा। तो ये प्राकृतिक खेती तो हमारे लिए एक तरीका से जो ना, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, वरदान है हमारे, वरदान है। वो तो भगवान का दिया हुआ वरदान है, जिससे हम अलग हो गए थे, हम नुकसान उठा रहे हैं, जब भी हम दुनिया भर के बीमार हो रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चों के साथ जो कभी नहीं सुनते थे, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जिम कर रहे थे, हार्ट अटैक हो गया, दौड़ लगा रहे थे, हार्ट अटैक हो गया। ये जो हम फास्ट फूड पे जिंदे हैं, जो रासायनिक चीज खा रहे हैं, ये सब उसी की देन है। लोगों में अब फिर दोबारा ये सोच आ रही है कि भाई स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए जो हमारी प्रकृति खेती है, क्योंकि सब्जी, फल, अन्न, दूध सब वहीं से आना है। तो थोड़े से बैक गियर अगर लगाने पड़ जाए तो बैक गियर लगा लिए जाएं, तो प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ा उसमें कोई नुकसान भी नहीं। ठीक है, वरदान दूसरे मैं एक बात और बताऊं आपको, यहाँ सिर्फ मैं 2 सेकंड में कह रहा हूँ। अभी कोरोना गुजरा, सारे डॉक्टरों ने कही कि जिसकी इम्यूनिटी मजबूत थी उसे कोरोना का असर नहीं हुआ। इम्यूनिटी मजबूत कहां से होगी? जब हम स्वस्थ सब्जी, स्वस्थ फल, स्वस्थ दूध पिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी जो हमें ईश्वर ने दी है, हमें उसको एडॉप्ट करना है। रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना है तो फिर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना जरूरी है। लेकिन सुमित भी मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित, आप खुद खेती करते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, लेकिन जब लोग आपके पास पहुंचते हैं तो आप उन्हें कैसे समझाते हैं असल में? क्योंकि खुद समझना एक बात है, लेकिन दूसरे लोगों को भी वही कन्विंस कर पाना थोड़ी सी दिक्कत आती होगी। आपको क्या लगता है, कौन सी 2 चीजें हैं जो समझाने में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको? नहीं, समझाने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। किसान बहुत खुश है समझने के लिए। मैं सबसे पहले उनसे यही पूछता हूँ कि क्या आप खुश हैं इस खेती में, जो आप कर रहे हैं उससे खुश है? तो कहते हैं नहीं, हम खुश नहीं है। वो नहीं चाहता अपने खेत में जहर डालना, उसकी मजबूरी हो गई है जहर डालना, क्योंकि उसने को नहीं जानकारी है। तो वो सीखने आते हैं कि हमें कैसे करना है। तो हम उनको बताते हैं कि प्राकृतिक जो खेती है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, वो प्रकृति के अनुरूप खेती है, जो प्रकृति के साथ जुड़ के की जाती है। तो हमें प्रकृति को ही सीखना है कि प्रकृति हमें किस प्रकार से नई नई चीजें प्रदान करती है। इसमें हमें किसी भी रूप से बाहर नहीं जाना है। तो हम उनको जब बताते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है। आप शुरुआत जैसे किसी भी चीज की कीजिए तो बीज से शुरुआत होती है। सबसे पहले किसान बीज दुकान पे लेने गया, वहां पे उसका पैसा लगा, फिर उसने बीज लगा दिया, उसमें जो फर्टिलाइजर डाला उसके लिए वो दुकान पे गया, वहां उसका खर्चा लग रहा है। फिर उसको बचाने के लिए वो अलग से फर्टिलाइजर डाल रहा है, वहां उसका खर्चा लग रहा है। तो हम उनको सिखाते हैं कि आपको अपने घर के बीज का इस्तेमाल करना है। अपने घर से, आपकी रसोई से सारी खेती ये हो जाएगी। अपने खेत से ही खेत को अपनाना है, जो आपके खेत में उन्हीं चीजों को अपनाना है आपको। तो वो उस चीजों को सीखते हैं। और बिना बड़ी पूंजी के, बिना बड़ी लागत के प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है और फिर फायदा भी पहुंच सकता है, खुद के लिए भी, खेतों के लिए भी, मिट्टी के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, समाज के लिए भी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, अपना अमूल्य समय निकाला, चर्चा में शामिल हुए। थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर सच के साथ में आज हमने बात की प्राकृतिक खेती की और ये समझने की कोशिश की कि प्राकृतिक खेती हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमारे भविष्य के लिए क्यों जरूरी है और देश की विकास की रफ्तार को स्वस्थ रखने के लिए, जी हां, स्वस्थ रखने के लिए कितनी जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि आज सच के साथ में प्राकृतिक खेती के तमाम सच और तमाम हकीकत आपके सामने आई होगी। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ सच के साथ की पूरी टीम को दीजिए अनुमति और देखते रहिए डीडी किसान।